हमारा है पार्ट 3, लास्ट के 5 क्वेश्चंस। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? ये होता है ऑप्शन डी इसका, कि जब किसी कारण से बजट पास ना हो जाए, 1 अप्रैल से पहले बजट पास सरकार ना कर सके, तो ये सरकार के खर्चों के लिए प्रपोजल दिए जाते हैं कि हम कुछ नए टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही कंटिन्यू होगा पिछले बजट के अकॉर्डिंगली, और सरकार को खर्चों के लिए पैसा रिलीज किया जाए। ये होता है, मनमोहन सिंह ने किया था 2014 के अंदर में, जब 2014 में किया था या शायद 2009 में किया था, जब इलेक्शंस आ गए थे, मई जून में इलेक्शंस थे, 3 महीने के लिए उन्होंने बजट पेश नहीं किया था। 2009 की बात है। जीतने के बाद 2009 में दोबारा आई गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की कांग्रेस गवर्नमेंट, तब उन्होंने फिर बाकी टेन्योर के लिए 7-8 महीने रह गए थे, तब फिर फुल बजट पास किया उन्होंने। अगला हमारा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मानव संबंध। मैक्स वेबर ने दिया ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, और हमारी बाकी थ्योरीज हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, हमें ये चढ़ते क्रम में लगानी है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सबसे आखिर में आई, डिसीजन मेकिंग थ्योरी उससे पहले 3rd नंबर पे, मैक्स वेबर सबसे पहले, और उसके बाद में ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। तो हमारी बनती है सबसे पहले मैक्स वेबर थ्योरी, उसके बाद ह्यूमन मानव प्रबंध स्कूल, उसके बाद में डिसीजन मेकिंग थ्योरी, और लास्ट में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। F.W. टेलर ने दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध, सही है। साइमन ने दिया, नहीं गलत है, एल्टन मियो ने दिया होथोन एक्सपेरिमेंट, सही है गलत है बताओ? सही है, होथोन एक्सपेरिमेंट शिकागो में किए गए थे, बल्ब की फैक्ट्री में। और F.W. रिग्स ने दिया था इकोलॉजिकल अप्रोच, और साइमन ने दिया था डिसीजन मेकिंग अप्रोच, 7 के साथ में डिसीजन मेकिंग थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में निर्णय सिद्धांत। अब कथन कारक, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी के अंदर में हर्बर्ट साइमन, हमने पढ़ा है ऊपर डिसीजन मेकिंग, हर्बर्ट साइमन का ने फॉलो करता है पॉजिटिविस्ट अप्रोच, यानी कि जो चीज अच्छा होती है डिसीजन मेकिंग के लिए वो अप्रोच काम में लेता है। ठीक ही लग रही है स्टेटमेंट, कथन तो कारण। इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, इस धारणा पर आधारित है कि एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस के तौर पर लिमिट किया जा सकता है, और ना कि वैल्यूज से। अच्छा बुरा क्या है उनकी जगह ना सोच के हमें इसको वैल्यूज में जाना चाहिए। ये हम सोल्व बिल्कुल इजीली कर सकते हैं अगर हमने इसके सारे चरण पढ़े हों तो। अगर जो कारण है इसका, ये बताता है कि साइंस के तौर पे, यानी कि द्वितीय चरण, और हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग थ्योरी ये आता है तृतीय चरण में,
ह्यूमन रिलेशंस के अंदर में। तो यानी कि ये जो रीजन है ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये द्वितीय चरण का है जो विज्ञान बनाने की बात कर रहा है, मैनेजमेंट को। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन सही है, कारण गलत है। बेसिक अगर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चरणों को ठीक से कंठस्थ किया हुआ है। पंचशील, पंचशील कब साइन किया गया इंडिया और चाइना के बीच में? 1954। G8 कंट्रीज में आज अब तो G7 हो गया है, ये कौन सा देश सदस्य नहीं है? इटली, फ्रांस, जापान, चाइना। चाइना नहीं है। और जब G8 था और अब G7 हो गया है, तो कौन से कंट्री को निकाला गया G8 से G7 करते हुए? इसे रशिया को निकाला गया। कब निकाला गया, किस बात पे? 2014 में निकाला था वो। यस, यूक्रेन के क्रीमिया पर अटैक कर दिया था, और अब तो यूक्रेन के क्रीमिया प्रांत पर अटैक कर दिया था, और अब तो उसने पूरे यूक्रेन पर अटैक कर दिया है अपनी हरकतों से। 2014 की गलतियों से भी उस पुतिन ने कुछ नहीं सीखा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के का निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं? जो उसकी पार्टीज हैं सिर्फ उन पर, पूरी दुनिया के राज्यों के लिए, यूनाइटेड नेशंस के सभी राज्यों के लिए, या फिर उन राज्यों के लिए जिन्होंने इनकी अंतरराष्ट्रीय न्याय की संविदा पर साइन किए हुए हैं, स्टैच्यू पे साइन किए हुए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, उन राज्यों के लिए जिन्होंने इसकी संविदा पर साइन किए हुए हैं। यथार्थवादी विचारधारा से कौन संबंधित नहीं है? मैक्स वेबर, जिसने ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत दिया था, एडवर्ड एच कार, हंस जे मर्गेंथ्याउ, या एल्डस हक्सले? तो ये इसका है ऑप्शन डी, एल्डस हक्सले संबंधित नहीं है। यही लग रहा था, बाकी तीन मर्गेंथ्याउ है और मैक्स वेबर जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी का दिया है, उसने भी यथार्थवादी की बात को फॉलो करता है। और एडवर्ड एच कार, ये भी शायद पुराने या नए कौन से स्कूल का है, एक बार इसे काउंटर चेक कर लेना, रियलिस्ट है या नियो रियलिस्ट है। फिर कथन कारक, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। इस सिद्धांत पर, रॉक बॉटम सिद्धांत पर कार्य करती है कि एक राज्य पर हमला सब राज्यों पर हमला किया जाएगा, जैसे कि नाटो के अंदर में है। इसी चक्कर में कलेक्टिव सिक्योरिटी, नाटो के आने के चक्कर में यूक्रेन ने अपनी खुद की सिक्योरिटी गंवा बैठा। इसका कारण, वार्स आर लाइकली टू अकर, वार्स कभी भी हो सकती हैं, और इसलिए उनको रोकने की काफी जरूरत है। ये सही है, यूक्रेन को पता था वार कभी भी हो सकती है रशिया से, इसके लिए उसने कलेक्टिव सिक्योरिटी में जाने की बात की, क्योंकि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। सर नेटो ने उसको मेंबरशिप तो नहीं दी अभी तक। हाँ, मिल नहीं पाई अब तक, लेकिन लड़ाई करा दी। उसके चक्कर में स्वीडन और फिनलैंड ले गए नाटो की मेंबरशिप। हाँ जी, फिर यूक्रेन को क्यों नहीं मिल पा रही? तो हर देश इस पर वीटो कर सकता है, 28 के 28 देशों की सहमति चाहिए होती है, और तुर्की जैसे देश इनको देने को तैयार नहीं थे। तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड को भी इस शर्त पर नाटो में अलाउ किया है कि वो जो उनके यहाँ पे कुर्द रेबल्स हैं, जो उनकी जेलों में प्रोटेक्शन पाए हुए हैं, उनको उसके स्वीडन और फिनलैंड अपनी प्रोटेक्शन हटा लेंगे और वो तुर्की को हैंड ओवर करेंगे कुर्द नेताओं को।
जो ये वही चीज है कि पाकिस्तान अपने आईएसआई के नेताओं को हैंड ओवर करेगा भारत को। उसी तरीके की बात है फिनलैंड और स्वीडन के लिए, लेकिन उन्होंने रशिया से प्रोटेक्शन के लिए इस जहर के घूंट को भी पिया है उन लोगों ने, तब जाके वो नाटो में आ पाए। अगली स्टेटमेंट हम तुर्की के रशिया से अच्छे रिलेशन है, इसलिए नहीं उसने हमें दिया। हाँ कुछ काफी हद तक। और उसने रशिया से S-35 जो हमने मिसाइल सिस्टम लिया है वो तुर्की ने भी परचेस किया है, और उसे परचेस करने के कारण अमेरिका ने उसके ऊपर काटसा लगा दिया है। CA में लिख देता हूं इसे, S-35 परचेस किया तुर्की ने रशिया से, और अमेरिका ने इम्पोज किया CAATSA काटसा, यानी कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज SANCTION सैंक्शन एक्ट काटसा, ये इम्पोज कर दिया। भारत पर भी तलवार टंगी हुई है कि भारत पर भी अमेरिका कभी भी काटसा इम्पोज कर सकता है, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि अमेरिका को भी खुश रखा जाए। इसका क्या मीनिंग है सरकार का? सैंक्शन लगा देते हैं काटसा के तहत। जो अमेरिका ने काटसा में सैंक्शन लगाए हुए हैं वो लगाए हुए हैं, रशिया पे लगाए हुए हैं, ईरान पर लगाए हुए हैं, और नॉर्थ कोरिया पर लगाए हुए हैं। तुर्की पर शायद नहीं लगाए थे, लेकिन इन 3 देशों पर लगाए हुए हैं। अब अगली स्टेटमेंट हमारे यथार्थवादियों के लिए जो उनकी मास्टर की है वो है नेशनल इंटरेस्ट, जो कि राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित की जा सकती है। यथार्थवादियों के लिए मास्टर स्ट्रोक होता है उनका राष्ट्रीय हित, जो कि राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कारण political realism takes a fixed meaning of national interest। बहुत इजी मर्गेंथाउ का। कैसा काश? हंस मर्गेंथाउ के 6 प्रिंसिपल पढ़े हैं? ये कारण स्टेटमेंट ठीक है, रीजन गलत है। 6 प्रिंसिपल में से तीसरा चौथा प्रिंसिपल है जो साफ साफ कहता है कि political realism does not take a fixed meaning of national interest। तो इसका बिल्कुल नोट को हटा के स्टेटमेंट में दिया गया है। तो हंस जे मर्गेंथाउ के 6 प्रिंसिपल्स कंठस्थ होने चाहिए नेट में जाने से पहले। मार्टिन कॉपलन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत वो भी कंठस्थ होना चाहिए, ये जरूरी चीजें हैं। अदरवाइज बहुत आसान थे वाले स्टेटमेंट्स अगर भी बेसिक चीजें कंठस्थ की हुई हो तो। मार्टिन कैप्लन, ठीक है, इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? विश्व व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है। कार्ल ड्यूश ने दिया कम्युनिकेशन अप्रोच, और रिचर्ड सी स्नाइडर ने दिया ड्रकर और बटन ने दिया डिसीजन मेकिंग अप्रोच। हंस जे मर्गेंथाउ ने दिया रियलिस्ट अप्रोच। पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन, सीटों की स्थापना कब हुई? सीटो सेंटो की 1954 में। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में। नाटो की स्थापना कब हुई?
1955 नाटो 1949 में हुआ था। 14 हाँ वार्सा पैक्ट 55 और वार्सा पैक्ट की स्थापना कब रशिया ने कब किया? 55 1955। चाइना ने इंडिया पर अटैक कब किया? 1962 1962 में। बांग्लादेश लिबरेशन वार कब हुई? 1971 राजीव जयवर्धने समझौता कब हुआ, जिसके तहत श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी? 1984 87। 85 में तो राजीव गांधी, 85 में तो बना ही था राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर। कारगिल वार 1999 ठीक है। फिर सबसे पहले PTBT पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी ये कब की गई? 1963 में। क्या भारत ने इस पर साइन किए? ये क्या कहती है पीटीबीटी? कि आप अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर सकते हो, जमीन के ऊपर या समुद्र में नहीं कर सकते हो। फिर एनपीटी ये कब आई? 1968 में। क्या इंडिया ने इस पर साइन किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? ये कहती है कि जो 5 P5 कंट्रीज हैं जिन्होंने पहले परमाणु हथियार बनाए हुए थे 1968 तक, वो तो परमाणु हथियार रखेंगे, बाकी कोई देश परमाणु हथियार नहीं रखेगा। तो इंडिया ने इसलिए साइन नहीं किए क्योंकि ये भेदभाव पूर्ण है। फिर पोखरण टेस्ट, भारत ने पोखरण टेस्ट कब किए? 1974 में पहला। इसका बिल्कुल 1974। क्या कोडवर्ड था इसका? स्माइलिंग बुद्धा। फिर स्माइलिंग बुद्धा। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी 1996। भारत इसमें साइन किए? नहीं किए। सिर्फ 8 देशों ने इसको अब तक वो करके अनुपालना की है, बाकी देशों ने अनुपालना नहीं की। उन्होंने साइन भी किए, उन्होंने रेटिफाई नहीं किया, तो ये CTBT लागू नहीं हो पाई है। हो गए पूरे क्वेश्चंस? अच्छा कर लेता हूँ, अच्छे से रिवाइज करो और आगे टेस्ट की तैयारी करो। सारा सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ो। 3-6 घंटे 6 घंटे अभी तुम्हारी कम से कम 6 घंटे डेली स्टडी में लगाओ, और कल हम अगला मॉक टेस्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।